अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर लगने वाले टार्क को स्टडी करेंगे। अगर करिकुलम में दिए गए लर्निंग आउटकम को देखें तो हमें कहा गया कि करंट कैरिंग कॉइल जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट आएगा, एक टार्क अप्लाई होगा, तो हम उसकी वजह को जो है वो एक्सप्लेन करें। प्रेडिक्ट करने का मतलब है कि हम बता सकें कि एक जो करंट कैरिंग कॉइल है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो हम लॉजिक के साथ ये बता सकें कि उस पर एक टर्निंग इफेक्ट यानी टार्क जो है वो आ सकता है, टार्क अप्लाई हो सकता है। और साथ ही हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इस कंसेप्ट को हम फिर जो गैल्वेनोमीटर है उसके बनाने और उसकी वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, जब एक करंट कैरिंग कॉइल या लूप को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस स्टूडेंट्स कॉइल के ऊपर, लूप के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। ये जो फोर्स है हम देखेंगे कि कॉइल के एक हिस्से के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, कॉइल के दूसरे हिस्से के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी। ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। इस तरह से ये दो फोर्सेस मिलकर एक कपल फॉर्म करेंगे और उस कपल के नतीजे में टार्क प्रोड्यूस होगा कॉइल या लूप में। ज़ाहिर है वो कॉइल और लूप हमने वायर को लेके बनाई है, तो कॉइल और लूप ऑफ वायर। दूसरी हेडिंग यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की लेंगे। एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बातों को हमने मेंशन करना है। सबसे पहले हमने एक कॉइल चूज़ कर लेनी है और उसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर देना है, मेंशन कर देना है। और उसके बाद हम जो कॉइल होगी उसके मुख्तलिफ साइड्स पे लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, उसमें से कपल को तलाश करेंगे और फिर कपल की मदद से हम टार्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉइल को चूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ले लेनी है जिसमें से करंट आई पास हो रहा है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस किया गया है। बी के अंदर इस तरह से प्लेस किया गया है कि जो लूप की प्लेन है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी डायरेक्शन एक ही है, यानी प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये कंडीशन सेट करने का मकसद ये है कि जब भी फोर्सेस किसी भी दो साइड्स पे एक्ट करें तो मैक्सिमम फोर्सेस एक्ट कर सकें ताकि मैक्सिमम टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो सके। हम कोई और एंगल के ऊपर भी देखेंगे कि अगर ये जो है लूप है उसकी प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर ये पैरेलल ना हो तो फिर भी हम देखेंगे कि अगर टार्क एक्ट करे तो उस टार्क की वैल्यू क्या होगी। बहरहाल मैक्सिमम टार्क के लिए हमने ये कंडीशन जो है वो सेट कर दी है। अब इसको आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। चार साइड्स आपको एक रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, लूप है, उसकी नज़र आ रही हैं। एक जो साइड है वो 1 है तो उसके बिल्कुल अपोजिट एक पैरेलल साइड आपको देखने को मिल रही है, इसको हमने साइड 3 कह दिया है। स्टूडेंट्स, अब आप इस साइड 1 और 3 की जो लेंथ्स हैं उनको आप मेंशन करोगे। तो साइड 1 और साइड 3 चूँकि रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स हैं, अब जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो 1 और 3 दोनों की लेंथ को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो b है न सिर्फ 1 और 3 की लेंथ्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर इस b को आप पूरी कॉइल की सेंस में देखें तो ये जो b है ये हम लिख सकते हैं कि ये जो विड्थ है कॉइल की उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। विड्थ ऑफ द कॉइल या लूप जो है वो भी इसी बी से रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरह फिर दो साइड्स और आ गई, एक साइड 2 और एक साइड 4। दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और चूँकि अगेन ये रेक्टेंगुलर लूप है तो रेक्टेंगुलर लूप में जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर है और 2 और 4 की लेंथ को हम लेटर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी लेटर ए को अगर आप पूरे कॉइल के लिए देखें तो यही लेटर ए जो है ये कॉइल के लिए ये क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द कॉइल है। लेंथ ऑफ कॉइल, क्योंकि बाद में हमने
कॉइल के लिए भी लेंथ और विड्थ को देखना है तो वहाँ पे अब ये वाला कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप एंगल्स को देखेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ ताकि हम और चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकें। स्टूडेंट्स अब इसमें से कोई सी आप दो साइड्स ले लो, 1 और 3 ले लो या 2 और 4 ले लो, उनके ऊपर आप फोर्सेस फाइंड करो या आप अलग अलग निकाल लो, 1 के ऊपर अलग से, 2 पे अलग से, 3 पे अलग से, 4 से अलग से। चूँकि 1 और 3 एक ही जैसी साइड्स हैं तो उन पे एक ही जैसी फोर्स लगेगी, 2 और 4 एक ही जैसी साइड्स हैं तो एक ही जैसी फोर्स लगेगी मैग्नीट्यूड में। अगर आप करंट के ऊपर फोकस करें तो स्टूडेंट्स इस कॉइल में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप करंट को एंटी क्लॉकवाइज ही लेके शो करें, आप करंट को यहाँ क्लॉकवाइज जो है वो भी शो कर सकते हैं। यानी ये जो एरो हेड बने हुए हैं इनकी डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो। अगर आप इसे क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करो तो फिर यहाँ नीचे, यहाँ पे फिर ये लेफ़्ट साइड पे अपवर्ड हो जाएगा और ये फिर राइट साइड पे हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज भी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का डायग्राम बनाते हो। तो करंट के ऊपर हमने बात कर ली, अब एंगल के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगर साइड 1 और साइड 3 को देखें तो जो बी है, बी की डायरेक्शन को यहाँ एरो लगा के जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। अगर साइड 1 और साइड 3 इन साइड्स का एंगल आप देखो किसके साथ, बी के साथ, तो आपको एक ही एंगल मिलेगा और वो एंगल 0 है, क्योंकि जो साइड बी है और साइड 1 और साइड 3 ये दोनों साइड्स बी के पैरेलल हैं। बी के पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, 1 का थीटा 1 कह लो और जो थीटा साइड 3 के लिए है वो थीटा 3 कह लो। ये एक ही थीटा बन रहा है और वो है 0 डिग्री, क्योंकि साइड 1 और साइड 3 ये पैरेलल है स्टूडेंट किसके, मैग्नेटिक फील्ड बी के या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी के। अगर आप 2 और 4 को देखो तो 2 और 4 जो है ये अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जो थीटा 2 है और थीटा 4 है ये बराबर ही हैं और ये एक ही एंगल बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, बी के साथ, और वो एंगल 90 डिग्री का है। अब हमारे पास चूँकि करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी है, थीटा भी मौजूद है, तो इन चारों साइड्स पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले जो जो साइड 1 और 3 है उनके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइड 1 और साइड 3 के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि साइड 1 और साइड 3 दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब है एंगल 0 डिग्री का बना रहे हैं, और जब एंगल 0 डिग्री का हो तो जो हमने फार्मूला पढ़ रखा है उस फार्मूला में साइन थीटा आता है और साइन 0 डिग्री जो है वो आंसर 0 आता है। तो स्टूडेंट जो लेंथ है साइड 1 की और जो लेंथ है साइड 3 की उसको हमने b से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसका मतलब है कि साइड 1 और साइड 3 दोनों में से एक ही करंट गुजर रहा है, दोनों की एक ही लेंथ है, दोनों एक ही एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी फोर्स F1 होगी उतनी ही फोर्स F3 होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। दोनों को इक्वल ले लेते हैं, फिर एक ही फार्मूले में हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है जिसको वहाँ पे हमने ILB साइन थीटा से मेंशन किया था। तो स्टूडेंट्स आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, या आपको ILB की जगह BIL लिखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, तरतीब आपकी है, कंसेप्ट जो फिजिक्स करेगा, साथ साइन थीटा आ जाएगा। तो BIL साइन थीटा दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं क्योंकि F1 F3 इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि एक ही B है, एक ही जितना करंट गुजर रहा है और एक ही जितनी लेंथ है, एक ही जैसा एंगल बन रहा है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। वैल्यूज पुट कर लीजिए बच्चों। जो लेंथ है साइड 1 और साइड 3 की उसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो L की जगह आ जाएगा B। करंट I पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और जो थीटा है साइड 1 और साइड 3
मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा 0 डिग्री बना रहे हैं, तो अगले स्टेप में साइन 0 डिग्री की वैल्यू पुट करें। साइन 0 0 होता है और 0 इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट जो है वो 0 बना देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड 1 है और साइड 3 है, दोनों के ऊपर जो है वो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, या आप कह लें कि 0 फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो F1 और F3 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से बच्चों, जो दूसरी दो साइड्स हैं, साइड 2 और साइड 4, उन पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने डायग्राम में देखा कि दोनों साइड्स 2 और 4 लेंथ में बराबर हैं। दोनों की लेंथ a है, उसको हमने लेटर a से रिप्रेजेंट कर रखा। हमने डायग्राम में ये भी देखा कि साइड 2 जो है, साइड 2 और जो साइड 4 है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का जो है वो एंगल फॉर्म कर रही हैं। लिहाजा जैसे मैंने ऊपर लिखा था, थीटा 2 की बात की जाए या थीटा 4 की बात की जाए, दोनों बराबर हैं और वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। लिहाजा F2 हो या F4 हो, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों में से एक ही जितना करंट पास हो रहा है, दोनों की एक ही जितनी लेंथ है और दोनों एक ही जैसा एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ आप मॉडिफाई करके पुट कर लें। यहाँ साइड 2 और 4 की लेंथ को हमने लेटर A से रिप्रेजेंट कर दिया। एक ही जैसा करंट, एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो BI उसी तरह से रहेगा। एंगल जो है वो F2 का हो या F4 का हो, तो वो एक ही एंगल है, 90 डिग्री वो पुट कर दिया। साइन 90 1 होता है, 1 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट BIA आ गया। इस तरह में पता चला कि जो साइड 2 पे एक्ट करने वाली फोर्स F2 है वो BIA के इक्वल है, और सिमिलरली साइड 4 के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स F4 वो भी BIA के इक्वल है। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। तो स्टूडेंट्स, F2 और F4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन क्या इक्वल इन डायरेक्शन भी हैं? तो इसके लिए हम दोबारा से वो रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसी तरह की जिस तरह ऊपर हमने देखी है। जो मैग्नेटिक फील्ड B है स्टूडेंट्स, वो भी हमने यहाँ एरोज लगा के 2-3 रिप्रेजेंट कर देना है B की डायरेक्शन को। और स्टूडेंट्स, जो साइड 2 और 4 है, मैं अभी उसी को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 1 और 3 से तो 1 और 3 पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। अगर आप डायग्राम ऊपर जो हमने देखी उसको रिकॉल करें, तो जो करंट था वो हमने एंटी क्लॉकवाइज शो किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हुआ कि एक जितना करंट तो ज़रूर पास हो रहा है, लेकिन दोनों साइड्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। साइड 4 में करंट अगर ऊपर को जा रहा है, तो साइड 2 में करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक ही जितना करंट होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस तो इक्वल होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इन फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ये कॉइल नीचे ज़मीन पे पड़ी है और हम खड़े हैं और ऊपर से सर नीचे करके, सर को झुका के ऊपर से हम इस कॉइल को नीचे देखते हैं, तो फिर इस हिस्से को हम एक पॉइंट से जिसमें करंट डाउनवर्ड आ रहा है और इस हिस्से को जिसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस दोनों साइड्स पे, साइड 2 और साइड 4 के ऊपर अगर हम जो राइट हैंड रूल 2 अप्लाई करें या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, तो बच्चों हम मालूम कर सकते हैं कि जो फोर्स है उसकी साइड 2 पे डायरेक्शन क्या होगी और साइड 4 पे डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे हम जनरल बगैर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किए या राइट हैंड रूल 2 अप्लाई किए, जनरल हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों तरफ करंट की अपोजिट है, लिहाजा फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। फर्ज कर लो कि इस 2 वाली साइड पे जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, जो F2 है, तो फिर जो साइड फोर्स है वहाँ पे लगने वाली जो फोर्स है F4, वो फिर स्टूडेंट्स हम उसको डाउनवर्ड ले लेते हैं, नीचे की तरफ ले लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जहाँ ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन या एक कंप्लीट लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है, क्योंकि कॉइल में स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल जो स्टूडेंट साइड 1 और साइड 3 थी उसके पैरेलल आ रहा है।
अगर आप गौर करें तो ये दरमियान में ये जो गैप है स्टूडेंट्स जहाँ पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये गैप उतना ही होगा जितनी साइड 3 की लेंथ है जिसको बी से रिप्रेजेंट किया था। इसका मतलब है दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा फिर हम उसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दो फोर्सेस जो एक बॉडी पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हो, फिर दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ऐसी दो फोर्सेस को हम कपल कहते हैं और कपल जो है वो टार्क प्रोड्यूस करता है। अब F2 से भी टार्क जनरेट होगा, F4 से भी टार्क जनरेट होगा। दोनों फोर्सेस से आने वाला जो टार्क है वो हम ऐड करके टोटल नेट टार्क निकाल सकते हैं। अगर हमें F2 से निकलने वाला टार्क जो है वो कैलकुलेट करना है तो F2 को हमने इसके मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरी कॉइल जो है जब इस तरह से रोटेट करेगी तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा वो ये सेंटर बनेगा और इस जगह को हम यहाँ पे सेंटर मार्क कर सकते हैं दो फोर्सेस के दरमियान में। अगर टोटल लेंथ जो है वो b है तो फिर स्टूडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म है, तो टोटल डिस्टेंस b है तो ये तो आधा b बन गया। दूसरी तरफ F2 जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ F4 के लिए मोमेंट आर्म होगा और उसको वो भी आधा b है तो उसको भी b/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि F2 का मोमेंट आर्म b/2 है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो दूसरी फोर्स है F4 उसका उससे आने वाला जो टार्क है उस फोर्स को हम उसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे भी टार्क मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें कपल मिल गया और कपल से हम टार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता चला कि साइड 2 और साइड 4 में जो करंट फ्लो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। अपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी साइड 2 से करंट I पास हो रहा है, साइड 4 से भी करंट I पास हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सेम है, लिहाजा जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस हों तो एक कपल बनाती हैं। तो साइड 2 और साइड 4 के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो एक कपल बना रही हैं। उनका मूवमेंट आर्म निकालना हो तो जैसे आपने देखा साइड 2 और साइड 4 के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और b का जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो जो मूवमेंट आर्म है वो फिर b का हाफ हो जाएगा। F2 के लिए भी आपने देखा कि जो मूवमेंट आर्म है वो b/2 है और F4 के लिए भी जो मोमेंट आर्म है वो b/2 है। वही डायग्राम जो ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन की बनाकर वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइड 2 है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड B एक्ट कर रहा है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो F2 है, उसको हमने अपवर्ड कंसीडर किया है। तो दूसरी जो फोर्स है अपोजिट करंट फ्लो होने की वजह से F4 जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अगर आप F2 को डाउनवर्ड लेते हैं तो F4 जो है वो अपवर्ड हो जाएगी। एनीवेज स्टूडेंट्स, अब अगर आप मोमेंट आर्म निकालने की बात करते हैं तो दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको b से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपने देखा कि वो पूरी एक कॉइल बनती है तो उसकी ये जो साइड 1 और साइड 3 है इनकी लेंथ को b से रिप्रेजेंट किया था, तो जितनी ये लेंथ b है उतने ही तो ये गैप भी है दोनों फोर्सेस के दरमियान में, तो लिहाजा दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको फिर b से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हाफ होगा तो ये भी b/2 मूवमेंट आर्म, दूसरी तरफ ये भी b/2 मूवमेंट आर्म आ जाए। अब हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए टार्क कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट टार्क, टोटल टार्क, F2 से आने वाला टार्क F2 इंटू इट्स मोमेंट आर्म प्लस F4 से आने वाला टार्क F4 का मैग्नीट्यूड इंटू इट्स मोमेंट आर्म। तो F2 जो है उसकी वैल्यू पुट करो, अभी ऊपर हमने निकाला F2 और F4
बराबर हैं और दोनों की वैल्यू क्या आती है आई बी ए, तो वो पुट कर दी। मूवमेंट आर्म भी दोनों का एक ही जैसा है b/2 और b/2 वो पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आई बी ए दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो आ जाएगा b/2 और दूसरी तरफ से भी ब्रैकेट में b/2 आ जाएगा। अब इसको आप एलसीएम की मदद से सॉल्व कर लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो। एलसीएम की मदद से सॉल्व करते हो तो एलसीएम बनेगा 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1 को b से मल्टीप्लाई करो तो b। इसी तरह से जो एलसीएम 2 है डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर 2 डिवाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाइड बाय b, तो आंसर इज b प्लस b इज इक्वल टू 2b डिवाइड बाय 2 रहेगा, 2 से कैंसिल कर देगा, रिजल्ट इज b। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, b/2 का मतलब है आधा b, दूसरी तरफ भी b/2 का मतलब है आधा b और आधा b ऐड करोगे तो पूरा b यानी एक b बन जाएगा, a साथ उसी तरह और आई बी भी साथ उसी तरह। तो ये हमारे पास टार्क आ गया। अगर इस टार्क के ऊपर आप गौर करें तो इसमें ये जो पार्ट है ए बी वाला, तो ये कॉइल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉइल की दो साइड्स अगर आप रिकॉल कर सकें, ऊपर जो कॉइल हमने बनाई तो उसकी ये वाली साइड जो थी 1 3 उसको b से रिप्रेजेंट किया था और मैंने कहा कि जो b है जहाँ 1 और 3 की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है वही ये b पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो a है वो जहाँ 2 और 4 साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है वही ये a जो है ये पूरी कॉइल की लेंथ को ले रहा है। तो पूरी कॉइल की जो लेंथ है वो a, पूरी कॉइल की जो विड्थ है b, तो लेंथ और विड्थ a और b मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉइल का एरिया आ जाएगा। तो a इज़ द लेंथ ऑफ द कॉइल, b इज़ द विड्थ ऑफ द कॉइल, a इंटू b इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल। तो a इंटू बी को हम कैपिटल ए से यानी एरिया से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास टार्क आई बी ए आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने ये सोचना है कि ये मिनिमम टार्क है या मैक्सिमम टार्क है। तो अगर आप रिकॉल करें, हमने कहा कंडीशन लगाई, मैंने वहाँ आपको बताया भी कि हमने कहा कि जो कॉइल हम प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये कॉइल जो है इस कॉइल की प्लेन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्टूडेंट्स पैरेलल हैं। कॉइल की प्लेन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चूँकि पैरेलल हैं तो फिर आपने देखा कि जो साइड 2 और साइड 4 हैं दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने देखा कि साइन 90 की वैल्यू जब हम मालूम करते हैं तो वो 1 आती है और ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन फंक्शन की। इसका मतलब हुआ कि साइड 2 पे मैक्सिमम फोर्स लग रही है, साइड 4 पे मैक्सिमम फोर्स लग रही है मैक्सिमम एंगल साइन 90 आने की वजह से। तो लेकिन अगर स्टूडेंट्स एंगल जो है वो 90 डिग्री का ना हो, कोई और एंगल हो 0 और 90 डिग्री के दरमियान में या लेस देन 90 डिग्री हो, उस केस में कितना टार्क आएगा उसको हमने निकालना है। तो फिर हमें एक जो कॉइल है उसको सीधा प्लेस करने के बजाय थोड़ा सा तिरछा प्लेस करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी वो जो कॉइल है अब वो डिफरेंट एंगल जो है वो बनाने जा रही है। पहले हमने कहा कि कॉइल की जो प्लेन है, कॉइल की प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड बी तो उसी तरह से है स्टूडेंट्स, और लेकिन जो कॉइल है अब वो कॉइल इंक्लाइन हो चुकी है, तिरछी हो चुकी है, और कॉइल की जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के पैरेलल नहीं रही है, अब कोई और एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट इस केस में हमारी जो डायग्राम होगी वो किस तरह से हम उसको ब्रेक करेंगे। तो वो जो साइड 2 और 4 हमने पहले ली है उसको पहले आप सीधा रख लें, ये डॉट ले लिया था, यहाँ पे हमने क्रॉस ले लिया था। ये उस केस में था कि जब जो कॉइल है वो बिल्कुल इस तरह से सीधी हमने प्लेस की है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन कॉइल अगर तिरछी हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये साइड 2 और 4 ये जो है ये भी इंक्लाइंड हो गई हैं, तिरछी हो गई हैं। तो अब ये इस तरह से ड्रॉ होगी, यहाँ डॉट आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डॉट और ये क्रॉस बजाय के पहले जिस तरह यूँ एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद थे अब ये इंक्लाइंड हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन दो जहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, F2 यहाँ पे एक्ट कर रही थी
F4 यहाँ पे एक्ट कर रही थी। इन दोनों के दरमियान में जो गैप था उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया था और उसका जो आधा हिस्सा है उसको हमने मूवमेंट आर्म के तौर पे लिया था B/2। इसका मतलब है कि ये आधा हिस्सा बच्चे, ये आधा हिस्सा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से लेके मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि ये पार्ट ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। जिस पार्ट को मैंने थिक कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, ये वाला हिस्सा जो है F2 के मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। F2 के लिए जो B/2 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट अब ये जो है तिरछा हो गया है। अब ये तिरछा हो गया है तो इस मूवमेंट आर्म का मुझे वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर इस B/2 का मुझे वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो मैं कैसे लूँगा? मैं इस B/2 जो एक वेक्टर के तौर पे है उसको इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट वो होता है जो वाई एक्सिस के ऊपर हो, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया। मुझे लेना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। और किसी भी वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट वो हम साइन थीटा से लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को रिकॉल करें तो मिसाल के तौर पे वहाँ हम एक जनरल एक ये वेक्टर ले लेते हैं। इस वेक्टर को हम वेक्टर बी कह देते हैं। हम जानते हैं कि एक वेक्टर बी को हम उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कंपोनेंट होता है उसका स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस के ऊपर होता है, और हम इस केस में जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ हम उसको बी वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने ये फर्स्ट ईयर में सीख रखा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमें बी वाई निकालना हो तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बी वाई इक्वल होता है बी साइन थीटा के। क्यों होता है? ये फर्स्ट ईयर में जाके और बेसिक लेवल पे हम चले जाएंगे। इतना डेप्थ में बेसिक लेवल पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको रिकॉल ज़रूर करवा रहा हूँ। अगर बी एक्स की बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसको हम बी कॉस थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो आपको रिकॉल हो गया, याद हो गया कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको साइन थीटा के साथ लेंगे। तो यहाँ पे ये जो तिरछा हो गया था मूवमेंट आर्म, एक कोई एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, तो इस तिरछा होने पे अब हमें इस वर्टिकल जो B/2 है इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, मूवमेंट आर्म का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए जो कि साइन थीटा के साथ आएगा। अगर साइन थीटा के साथ आएगा तो फिर उस वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे? B/2 तो नहीं लिखेंगे बल्कि B/2 साइन थीटा लिखेंगे। अगर ये ऊपर जो F2 के लिए जो मूवमेंट आर्म है उसका वर्टिकल कंपोनेंट B/2 साइन थीटा है, तो भाई F4 का जो ये वाला हिस्सा है F4 का भी तो ये B/2 मूवमेंट आर्म है, इसका भी तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना होगा। इसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी स्टूडेंट्स B बाई साइन थीटा से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो ये लिखा हुआ B/2 साइन थीटा, मूवमेंट आर्म का हमने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया है। आपके लिए मैंने अलग से यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन भी कर रखी है। अगर आप इसको स्टेप्स में लाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन पढ़ी जिसमें IBA को हमने बाहर ले लिया था कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो B/2 प्लस B/2 आ गया था। और फिर हमने कहा कि B/2 प्लस B/2 ये इक्वल हो जाता है B के, और फिर हमने इस ब्रैकेट की जगह B लिखा और फिर A और B को मल्टीप्लाई करके एरिया कैपिटल A लिखा था। तो अब हम B/2 नहीं ले रहे बल्कि जो हमारा मूवमेंट आर्म है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि साइन थीटा के साथ है, तो B/2 साइन थीटा। इसी तरह F4 के लिए भी जो मूवमेंट आर्म है उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट B/2 साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये आधा B/2 साइन थीटा है और ये भी आधा, आप यूँ कह लें B साइन थीटा हाफ है, ये B साइन थीटा भी हाफ है। तो हाफ B साइन थीटा प्लस एक और हाफ B साइन थीटा, कंप्लीट B साइन थीटा, एक B साइन थीटा हो जाएगा। या आप इसको LCM के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। LCM 2 आ जाएगा, 2 को आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, 1 को B के साथ B साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर एक बार B साइन थीटा, फिर दूसरी तरफ भी ऊपर B साइन थीटा आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो ऐड करने पे 2B साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे स्टूडेंट्स जो है वो 2 रहेगा, 2 के कैंसिल और B साइन थीटा उसी तरह से। तो ये आप कह लें कि ये आधा B साइन थीटा,
ये आधा बी साइन थीटा और आधा एक पूरा बी साइन थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए बी साइन थीटा। ए और बी आप जानते हैं कि इक्वल टू एरिया ए है, साथ साइन थीटा रहेगा ए साइन थीटा। इस तरह से हमारे पास पहले जो फार्मूला बना था उसमें था आई बी ए, और अब एक डिफरेंट एंगल के ऊपर जो फार्मूला बन रहा है वो आई बी ए साइन थीटा बन रहा है। इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हो कि पहले तो खाली एरिया था, अब हमारे पास एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि एरिया ए के साथ साइन थीटा आ गया है। तो ए के साथ साइन थीटा होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एरिया ए था, एरिया ए का अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ए साइन थीटा आल्सो रिप्रेजेंट्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एरिया। जो पहले हमारे पास कॉइल थी, लूप था, उसका एक एरिया आ रहा है, तो उस एरिया का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको ए साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो या आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करके लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल टार्क अगर कोई और एंगल होगा अदर देन 90 डिग्री तो आई बी ए साइन थीटा की फॉर्म में इसको लिखेंगे। अगर अब राइट हैंड साइड पे गौर करें तो इसमें आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड है वो आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रही है टार्क का, लेकिन टार्क हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे टार्क के ऊपर एरो हेड लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमें फिर एक यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करना होगा जो टार्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई बी ए साइन थीटा लिखेंगे और साथ हम एक यूनिट वेक्टर एन कैप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एन कैप जो है वो टार्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई वेक्टर फॉर्म ऑफ द टार्क विच इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इसमें जो हमने करंट निकाला, ये जो टार्क निकाला है बच्चे, ये टार्क एक सिंगल लूप के लिए है। अगर हम एक ऐसी कॉइल बना लें जिसमें मल्टीपल लूप्स हों, मल्टीपल टर्न्स हों, तो फिर टर्न का नंबर फर्ज कर लो n है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ लूप्स हैं कॉइल में, तो फिर कितना टार्क होगा? जिस तरह आप देखते हैं कि एक पेन की वैल्यू आपको पता हो, एक सिंगल पी है उसकी वैल्यू आपको पता हो, फर्ज कर लो वो 10 रुपीज़ है, तो आपको कह दिया जाए कि एक आपके पास पेन नहीं है, n नंबर ऑफ पेन्स हैं, तो फिर आप टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे? एक की जो वैल्यू है उसको आप जो टोटल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसी तरह यहाँ आपने देखा कि जो एक है स्टूडेंट, एक लूप, उसके लिए जो टार्क की वैल्यू है वो आई बी साइन थीटा है। अगर n नंबर ऑफ लूप्स हों तो फिर हमें उन n नंबर ऑफ लूप्स को साथ एक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो n नंबर ऑफ लूप्स हैं उसको एक की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक लूप की वैल्यू है, एक लूप के लिए जो टार्क है उसकी वैल्यू, और साथ n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n नंबर ऑफ टर्न्स में, n नंबर ऑफ लूप्स में हमारे पास टोटल टार्क आ जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा। इसको आप मुख्तलिफ तरतीब से लिख सकते हैं। ये इसको पढ़ें तो ये नीबा बन रहा है, इसको बी को आप पहले लेके आएँ, आई बाद में लिखें, n यहाँ पे आ जाए तो ये बिना आ जाएगा। फिर आप इसको कोई और तरतीब बना सकते हैं, n को पहले लिख के फिर आई और फिर ए और फिर बी लिखें तो ये नियाब बन जाता है। तो कोई एक लफ्ज़ बना के जिस तरह आप इसको याद रखें, निबा, बिना, नियाब, तो इस तरह से आपको फार्मूला याद रह जाएगा। तो टार्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा अगर n नंबर ऑफ लूप्स मौजूद हों। अगर आप इस पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो कॉइल के ऊपर टार्क एक्ट कर रहा है, जो रोटेशन हमें मिल रही है, उस टार्क की, उसकी रोटेशन की वैल्यू किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यही जो राइट हैंड साइड पे फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे टार्क उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा टार्क उतना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जो है वो टार्क प्रोड्यूस होगा। इसी तरह कॉइल जितनी बड़ी होगी, कॉइल का एरिया जितना ज़्यादा होगा,
उतना स्टूडेंट जो टॉर्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जो टॉर्क है वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो एंगल बन रहा है प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और साथ एरिया ए ऑफ द कॉइल और एंगल जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी और प्लेन ऑफ द कॉइल या प्लेन एरिया ए ऑफ द कॉइल क्या है। अब लास्ट में अगर आप लर्निंग आउटकम को देखें तो लर्निंग आउटकम का एक हिस्सा था कि सारे टार्क के जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, इसको समझने के बाद इसको आप गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे तीसरी और आखिरी हेडिंग हम एप्लीकेशन की ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक कॉइल जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, उस कॉइल के ऊपर एक टार्क लगता है। वो कॉइल एक टार्क एक्सपीरियंस करती है जब उस कॉइल में से करंट पास कर रहा हो। यानी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए तो उस पर टार्क नहीं आएगा जब तक कि उसमें से करंट पास ना करे। तो अगर करंट पास करेगा तो फिर उस कॉइल के ऊपर एक टार्क लगेगा। अगर उस कॉइल के साथ एक नीडल हम अटैच कर दें, तो जब कॉइल मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो नीडल जो है वो रोटेट करेगी। तो इसका मतलब है कि कॉइल की जो मूवमेंट है वो नीडल जो है वो हमें बता देगी। तो नीडल जो है वो लेफ़्ट मूव करेगी या राइट मूव करेगी, हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। कॉइल नीचे मूव कर रही है, उसके साथ लगी हुई नीडल मूव करेगी, तो नीडल या तो लेफ़्ट जाएगी या राइट जाएगी, अप डाउन जाएगी या डाउन जाएगी। डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट किस तरह से बनाई है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया है। बहरहाल कॉइल के मूव करने से नीडल मूव करेगी और नीडल की डिफ्लेक्शन हमें नज़र आएगी। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है करंट पास हो रहा है, क्योंकि नीडल की डिफ्लेक्शन नहीं होती है ना, इसका मतलब है कॉइल ने मूव नहीं किया तो करंट नहीं था। अगर नीडल की डिफ्लेक्शन हम देखते हैं तो इसका मतलब है करंट पास हुआ और कॉइल ने मूव किया है। जितना ज़्यादा फिर करंट पास होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मूविंग करंट, पासिंग करंट थ्रू द कॉइल, क्योंकि करंट की वजह से कॉइल ने रोटेट किया, कॉइल के रोटेशन से डिफ्लेक्शन देखने को मिली। तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी हमें। जो थीटा है वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टूडेंट्स करंट के, थीटा ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो जब कोई करंट नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, करंट होगा तो डिफ्लेक्शन होगी, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि हम फिर डिफ्लेक्शन का जो एंगल है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट रखते हुए हम करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो जो एक्शन ऑफ टार्क है ऑन द कॉइल वो ड्यू टू करंट है, इसलिए हम इस सारे फिनोमेनन को, एक्टिविटी को गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि करंट मेजर करेगा। थोड़ी डिफ्लेक्शन होती है, इसका मतलब है कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, तो करंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे एक स्केल हम बना लें और स्केल में ये पॉइंट जो है वो 0 मिली एम्पेयर को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ पे नीडल जो है वो मौजूद है। अब किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन होती है और यहाँ पे हमने स्केल बना रखा है कि जो 5 मिली एम्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर डिफ्लेक्शन इस जगह पे होती है, 5 पे आकर रुकती है, तो हम जो है वो कह लेंगे कि भाई 5 मिली एम्पेयर का करंट है। यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन होती है, फ़र्ज़ कर लो यहाँ 10 मिली एम्पेयर है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग चूँकि डिफ्लेक्शन हो रही है, या कह लें कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है उतना ज़्यादा करंट है। हमने एक स्केल बना रखा है इस चीज़ को सामने रखते हुए, और स्केल के ऊपर हम अपनी रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट जो करंट कैरिंग कॉइल है जिसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, उस कॉइल में से जब करंट पास करेगा तो टॉर्क आएगा, उस टॉर्क से डिफ्लेक्शन हम ले सकते हैं नीडल की, और वो डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो फिर हमें करंट की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और हम गैल्वेनोमीटर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।